है। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि इस एजुकेशन पॉलिसी को मैं डिटेल में बताऊंगा, तो दोस्तों 20 ऐसी खास बातें जो हर स्टूडेंट्स को, हर एक गार्जियन को, हर एक देश के नागरिक को जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस देश में रह रहे हैं तो या तो आप पढ़ रहे होंगे, या आपके आने वाले बच्चे पढ़ेंगे, या कोई ना कोई फैमिली मेंबर्स में तो पढ़ ही रहा होगा। स्टूडेंट तो आप है ही, जिंदगी भर लर्निंग करना तो चाहिए ही चाहिए। इसके साथ साथ परिवार के बच्चों को, परिवार के सदस्यों को हेल्प करना जरूरी होता है। इसलिए ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, शिक्षा पॉलिसी आई है, तो इसको जान लीजिए वन बाय वन। 20 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है। तो क्या क्या 20 नए चेंजेस आए हैं? सबसे पहले 20वां पर स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है उसका विस्तार हुआ है, यानी एक्सपेंशन हुआ है। क्या क्या हुआ है? SC, ST, OBC और SEDGS स्टूडेंट्स के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ाया जाएगा। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्कूल से दूर रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लिया जाएगा। यह था 20वां पॉइंट्स। 19वां देखिए, त्रिभाषा फॉर्मूला। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फॉर्मूला में भी यह विकल्प शामिल होगा। इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी कि आपको संस्कृत ही पढ़नी है, आपको इंग्लिश ही पढ़नी है, आपको हिंदी ही पढ़नी है। त्रिभाषा फॉर्मूला में आपको आजादी दी जाएगी। भारत के अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। जैसे किसी को फारसी पढ़ना है, उर्दू पढ़ना है, तेलुगु पढ़ना है, बंगाली पढ़ना है, तो वो शामिल होंगे सब्जेक्ट्स। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत सबसे पहले की तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी भी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना गतिविधि में भाग लेना होगा। कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा। यानी आप स्कूल में ही फॉरेन लैंग्वेज का ऑप्शन होगा। अगर आप अरबिक सीखना है, फ्रेंच सीखना है, जर्मन सीखना है, स्पेनिश सीखना है, पुर्तगाल सीखना है, कोरियाई सीखना है, थाई सीखना है, रूसी सीखना है, तो सारे भाषाओं को आपके पास ऑप्शन मिलेगा। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में यह है कि MHRD का जो नाम था उसको चेंज करके शिक्षा मंत्रालय रखा गया था। यह था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम अभी रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। 17 नंबर पे देखिए, अभी हमारे यहां डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स के लिए अलग अलग नियम है, लेकिन नए एजुकेशन पॉलिसी में सभी यूनिवर्सिटी के लिए समान नियम होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सभी यूनिवर्सिटी के लिए समान नियम होगा। लेकिन इससे पहले, नई शिक्षा नीति से पहले, सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग नियम था। डीम्ड का अलग था, सेंट्रल का अलग था, स्टैंड अलोन का अलग था, स्टेट का अलग था, सबका अलग अलग नियम था। 16 नंबर पे, हर जिले में कला, करियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। यानी करियर, कला और खेल संबंधी, यानी जो आप आर्ट में, फिल्म हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी जिसमें ये एक्स्ट्रा माना जाता था। यानी एक्स्ट्रा है, लेकिन इसको एक सब्जेक्ट माना जाएगा। आप अगर एक्टिंग के में मतलब बॉलीवुड में प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, या क्रिकेट में प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, आप शौकीन है फिल्मों का, आप शौकीन है क्रिकेट का, तो उसमें आपका एक सब्जेक्ट रखा जाएगा, ना ही इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में रखा जाएगा। यानी मेन सब्जेक्ट में आपके फिल्म्स आएंगे, क्रिकेट आएंगे, फुटबॉल आएंगे, गेम्स आएंगे, बॉलीवुड आएंगे, मेन सब्जेक्ट में आएगा, जिससे आपका पढ़ाई और इंटरेस्टिंग होगा और आपकी जो इच्छा है वो इच्छा आपके करियर के रूप में उभर के आएगा। यानी आपके जो इंटरेस्ट होगा, आपके जो मनपसंद चीजें होंगी, वो आपके करियर बन सकती है। 3 इडियट्स में जो कहा गया है वही चीज इसमें लागू किया गया है कि जो दिल से काम करेंगे उसमें क्वालिटी होगा, उसमें सक्सेस होगा, और जो जबरदस्ती आपको सब्जेक्ट थोपी जाएगी उसमें क्वालिटी नहीं आएगा। तो 16 नंबर में यही है कि जो आपके खेल, गेम्स और मूवी है एक सब्जेक्ट के रूप में आएगा। 15 नंबर में ऑनलाइन एजुकेशन पे जोर दिया गया है। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पे जोर दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने के लिए बात की गई है, यानी इंटरेस्टिंग एजुकेशन को बढ़ाने की बात की गई है। और मेरा भी यही सपना होता है कि एजुकेशन बोरिंग क्यों है, क्योंकि इसमें कोई नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं है, जैसे एनिमेशंस नहीं है, कोई फोटोज नहीं है, वीडियोज नहीं है, रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं है। तो ऑनलाइन एजुकेशन में हम एनिमेशन के जरिए पढ़ा सकते हैं, PPT बना के पढ़ाई करवा सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल दे के वीडियो दिखा के पढ़ाई करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन और बेहतर माध्यम होने वाला है। 14 नंबर पे है कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, समुदाय सेवा जैसे सभी विषयों को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि जो आर्ट्स है, जो म्यूजिक है, जो गेम्स है, योगा है, कॉमन सर्विस सेवा है, जैसे लोगों को सेवा देना, सोशल काम करना, ये विषय में आएंगे, इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। यानी क्रिकेट खेलेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। अभी क्या हो रहा है कि क्रिकेट खेलते हैं तो एक्स्ट्रा माना जाता है, लेकिन अगर आप क्रिकेट खेलते हैं अच्छे हैं तो आपका बोर्ड में नंबर ज्यादा आएगा। अगर आप म्यूजिक में रुचि रखते हैं, कोई आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो अगर उसमें आर्ट, प्ले, थिएटर करेंगे तो आपका जो मार्क्स है 10वीं 12वीं का ग्रेजुएशन में, उसमें बढ़ोतरी होगी। तो पहले क्या था कि ये एक्स्ट्रा हुआ करते थे, अब ये एक्स्ट्रा
ना होकर मेन सब्जेक्ट हुआ करेंगे, जिसमें एजुकेशन और इंटरेस्टिंग बन जाएगी जबरदस्ती। आपको ऐसा नहीं है कि पढ़ाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही करना है, आप क्रिकेट का भी पढ़ाई कर सकते हैं, म्यूजिक का भी कर सकते हैं, फिल्म का भी कर सकते हैं। 13 नंबर पे है स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा यानी जो खेती बाड़ी है, कानूनी शिक्षा यानी लॉ की शिक्षा, मेडिकल शिक्षा और तकनीकी टेक्नोलॉजी की शिक्षा जैसी व्यवसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होगा। यानी आपको ऐसा पढ़ाई नहीं करवाया जाएगा जिसका मतलब ना हो, ऐसी एजुकेशन दी जाएगी जिसके बाद आप करियर बना सकते हैं कंपनी में भी या अपने पैरों पे खड़ा होकर। 12 नंबर पे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी की गई। ये बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि यूएस में और जापान में ज्यादातर रिसर्च पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन अपने स्कूल में तो 10वीं 12वीं का बोर्ड पास करना ही बहुत बड़ा टास्क होता था। लेकिन देखिए 12वीं पॉइंट में क्या है, सभी तरह के वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। शिक्षा में तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। इनमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूल शिक्षकों और छात्रों को डिजिट संसाधनों से लैस कराने की योजना शामिल है। यानी आपको वर्चुअल लैब यानी जो एक डेमो टाइप का लैब होगा, आप आईआईटी के लैब स्कूल में भी कर सकेंगे। यानी बड़े बड़े जो नॉलेज आईआईटी में मिलते हैं, आईआईएम में मिलते हैं, एम्स में मिलते हैं, वो आप स्कूल में भी कर सकेंगे क्योंकि वो जो वर्चुअल लैब होगी वो स्कूल तक मुहैया करवाई जाएगी। और डिजिटल लाइब्रेरी तैयार किया जाएगा कि कोई बुक ऐसा ना हो कि कोई भी स्टूडेंट अच्छी बुक से महरूम रहे, वंचित रहे, सबको डिजिटल लाइब्रेरी को फायदा दिया जाएगा। 11 नंबर में स्कूल कॉलेजों के फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेंगे। यानी जो फीस मनमाना ले रहे हैं विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब बहुत सारे फीस में अंतर है। कहीं पे जामिया में बीटेक 15,000 में होता है और सरकारी यूपी में लाखों रुपया लग जाता है। तो ये क्यों है? वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों गवर्नमेंट है, लेकिन इतना अंतर क्यों है? किसी में 10,000 फीस है बीटेक का, कहीं पे 2 लाख है, 3 लाख भी है। तो इस पर नियंत्रण की जाएगी। स्कूल और कॉलेज दोनों में जो फीस का कंट्रोल है वो किया जाएगा। 10वीं नंबर पे स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पे स्पेशल सिलेबस तैयार किया जाएगा। स्पेशल सिलेबस का मतलब ये है कि आपको जॉब ओरिएंटेड यानी ऐसे शिक्षा हो जो रिसर्च ओरिएंटेड हो, जो इंडस्ट्री में काम आए, उस हिसाब से आपकी पढ़ाई पे जोर दिया जाएगा। कॉलेज को कॉमन एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। कॉलेजों को कॉमन एग्जाम, जैसे फॉर एग्जांपल है, पहले क्या है, स्टेट गवर्नमेंट में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन अलग होते थे और नेशनल लेवल पे अलग होते थे। लेकिन जेई मेन में जामिया से बीटेक करना है तो जेई मेन के दीजिए, एनआईटी से करना है तो जेई मेन दीजिए, आईआईटी का करना है जेई मेन दीजिए, यानी एक एग्जाम हो गया था। लेकिन अभी भी कुछ कुछ जगह ऐसा है जो डायरेक्ट टेस्ट हो रहा है, उसको कॉमन एग्जाम किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में यानी हायर एजुकेशन में एंट्रेंस के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा, अगर संस्थान चाहेगी तो खुद की अपनी एग्जाम ले सकती है। राष्ट्रीय परीक्षाएं एजेंसी यह परीक्षाएं तैयारी करवाएगी। खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटी और एआईसीटी, बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी। पहले यूजीसी अलग नियम बनाती थी, एआईसीटी अलग बनाती थी। कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था उसको यूजीसी के भी अप्रूवल की जरूरत होती थी और एआईसीटी की भी जरूरत पड़ती थी। कहीं कहीं क्या था, यूजीसी के भी, एनसीटीई का भी। अब एक रेगुलेटरी बॉडी होगी जो ज्यादा आपको बच्चों को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मेरा कॉलेज एआईसीटी से भी अप्रूवल है कि नहीं, यूजीसी से अप्रूवल है कि नहीं, एनसीटी से अप्रूवल है कि नहीं। बच्चों को सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी को देखना पड़ेगा और जो संस्थान है उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। एक एप्लीकेशन फॉर्म से वो अपने कॉलेज खोल सकेंगे। 7वीं पॉइंट यह है कि नई नीति में एमफिल खत्म हो गया है। पहले पीएचडी करने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट में एमफिल जरूरी थी, अब एमफिल को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। यह बहुत बड़ी न्यूज है कि एमफिल जो हुआ करती थी वो अब इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो किए हैं उनका कुछ ना कुछ वेटेज तो मिलेगा, जो कर रहे हैं उनको वेटेज मिलेगा, लेकिन आगे से एमफिल का कोई जरूरत नहीं है पीएचडी करने के लिए। ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री मिलेगी। 1 साल करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल करेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल करेंगे तो डिग्री मिलेगा, 1 साल और करेंगे तो रिसर्च मिलेगा, और अगर 4 साल का डिग्री करते हैं तो 1 ही साल का आपका एमए होगा। तो मोटा मोटी ये है कि पहले किसी ने 1 साल करके 2 साल करके छोड़ देती थी तो उसमें क्या होता था कि उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, क्योंकि अगर आप बीटेक कर रहे हो और 3 साल करके छोड़ दिया था, जैसे सुशांत सिंह राजपूत साहब ने 3 साल करके बीटेक छोड़ दिया था तो उनको डिग्री नहीं मिली थी। बाद में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने सुशांत राजपूत सर को बुला के उनको डिग्री दी थी। उसी तरह शाहरुख खान साहब ने 1 साल करके मास कम्युनिकेशन छोड़ दिया था जामिया का, तो उनका भी डिग्री नहीं मिला था। लेकिन अब यह होने वाला नहीं है, 1 साल करें, 2 साल करें, 3 साल करें, डिग्री तो कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा। यानी स्टूडेंट के इसमें फायदा ही फायदा है। 1 साल 2 साल के बाद अगर जॉब लग जाता है या आप बिजनेस करना चाहते हैं, छोड़ दीजिए, सर्टिफिकेट ले लीजिए, और बाद में चाहे तो वो 1 साल पूरा करके डिग्री भी ले सकते हैं। यानी आप अगर 2 साल करके छोड़ देते हैं बीटेक तो बाद में 2 साल करके पूरा कर सकते हैं। जैसे आपने बीटेक 2 साल कर लिया, उसके बाद आप दुबई चले गए, बहरीन चले गए, कतर चले गए, अमेरिका चले गए, जापान चले गए, फिर वहां से आइए और 2 साल फिर पूरा कीजिए यहाँ पे बीटेक, फिर आपको बीटेक की डिग्री मिल जाएगा। तो यानी स्टूडेंट के भी फायदा है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का भी फायदा होगा।
पांचवा पॉइंट यह है कि स्कूल में ऐसे होंगे बच्चे की परफॉर्मेंस का आकलन। कैसे होंगे? बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा, उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, मतलब खुद से अपना इवैल्यूएशन बच्चे करेंगे। दूसरा सहपाठी, तीसरा उसका शिक्षक। यानी मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मैं अपने आप को भी इवैल्यूएट करूंगा, और मेरे दोस्त है, फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त रोहित है, तो रोहित भी मेरा क्या करेगा? इवैल्यूएट करेगा कि मैं कितना पानी में हूं। और शिक्षक भी होंगे, वो भी इवैल्यूएट करेंगे कि मैं कितना पानी में हूं। यानी 3 तरीके से उसका आकलन किया जाएगा, इवैल्यूएशन किया जाएगा, और उसी बेसिस पे उसका मार्क्स दिया जाएगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाए जाएंगे जो बच्चों को सीखने में क्षमता हर समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर दाखिला दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे छोड़ चुके हैं, स्कूल कॉलेज छोड़ चुके हैं, उनको मौका दिया जाएगा कि पढ़ाई को पूरा करेंगे, क्योंकि जो छुड़े हुए बच्चे हैं उनको फिर से एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। चौथा नंबर पे 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई की जाएगी। अगर कोई हिंदी, भोजपुरी, बंगाली, उड़िया जानता है तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, जहां पे मातृभाषा होता है उसको ज्यादा सीखते हैं। लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती वाली बात नहीं होगी, जो जिस भाषा में पढ़ना चाहेगा वो पढ़ सकेगा। 10वीं 12वीं के बोर्ड की परीक्षा आसान होगी, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस बढ़ाए जाएंगे, और डिस्क्रिप्टिव टाइप भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा हुआ करते थे, उसको कम किया जाएगा। यानी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों बराबर किए जाएंगे। और मॉड्यूलर टाइप के एग्जाम होंगे, महीने भर के एग्जाम हो जाएंगे, वीक भर के एग्जाम होंगे, और वो जो भी एग्जाम्स होंगे वो फाइनल ईयर्स में ऐड होंगे। यानी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उस पर टेंशन नहीं होगा। बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उसको तोड़ के छोटा छोटा परीक्षाएं ली जाएगी, जिससे क्या होगा, एकदम से दिमाग पे बर्डन ना हो जाए। और स्टेट गवर्नमेंट में तो 10 साल तक बच्चे सोते हैं और 10वीं में जाके जागते हैं, और 10वीं में परीक्षा में फेल पास के लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। लेकिन अभी तीसरे क्लास का पे बोर्ड एग्जाम की तरह होगा, 5वीं में भी होगा, 8वीं में भी होगा, हर महीने होगा, हर वीक होगा। इस हिसाब से आपका इवैल्यूएशन होगा कि आप जब भी क्लास में जाएंगे तो आप एक्टिव होकर जाए, क्लास में सोने के लिए नहीं जाए, क्लास में जाए तो सीखने के लिए जाए। इस हिसाब से आपकी इवैल्यूएशन होगी। स्कूल में जो 10+2 था वो अब 5+3+3+4 हो गया है। ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ये जान लीजिए। देखिए, इसमें टोटल जोड़ेंगे तो आपको 15 साल होगा। तो 12 साल में जैसे पहले पढ़ाई होता था पहली से 12वीं, वो वैसा ही रहेगा। 3 साल जो पहले प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल होता था, जैसे बाल वाटिका हो गया, आंगनवाड़ी हो गया, प्री स्कूलिंग्स हो गया, उसमें 3 साल दिया जाएगा। यानी 3 साल का बच्चा जब जाएगा तो प्ले स्कूल से जैसे पास आउट होगा तो प्ले स्कूल का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले क्या होता था कि प्ले स्कूल में ऐसे कर दिया, प्री नर्सरी में ऐसे गया, उसके बाद पहली क्लास से सीरियस होकर बच्चा पढ़ता था। लेकिन अभी प्ले स्कूल को भी सीरियस लिया गया है, इसको भी लीगल किया गया है, और इसमें भी सर्टिफिकेशन का ऑप्शन हो गया। सर्टिफिकेट इसमें भी मिलेगा, प्ले स्कूल में भी मिलेगा। ये जो 15 साल आप देख रहे हैं, 5+3+3+4, ये 3 साल इसमें है प्री प्राइमरी, यानी पहली क्लास से पहले, जिसको आंगनवाड़ी भी बोल सकते हैं, बाल वाटिका भी बोल सकते हैं, प्री स्कूलिंग्स भी बोल सकते हैं। उसको आप लोग बहुत तरीके से लोग जानते हैं, कोई आंगनबाड़ी में पढ़ाता है, प्री स्कूलिंग में, प्री नर्सरी बहुत टाइप से होता है, बाल वाटिका होता है, वो 3 साल रखा गया है, लीगल सिस्टम कर दिया गया है, पहले ऐसा ही हुआ करता था। तो दोस्तों ये 20 पॉइंट्स थी, बहुत जरूरी, अहम, इंपॉर्टेंट, जो सब स्टूडेंट को जानना जरूरी है, क्योंकि आपके बच्चे भी आने वाले हैं, वो भी इस एजुकेशन पॉलिसी को फायदा उठाएंगे। क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, 34 साल के बाद चेंज हुआ है, अब कब चेंज होगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अगर आप बच्चे हैं तो जान जाइए, आपके हित के लिए है। अगर आप बड़े हैं और आपके बच्चे होने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, तो भी आप ये एजुकेशन पॉलिसी 20 इंपॉर्टेंट है। समझ में नहीं आएगा तो इसको रिपीट करके देखिएगा। जब भी रिपोर्ट कीजिएगा, पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं कि हिंदी में भी क्या लिखा हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने फैमिली मेंबर, बच्चों को, अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कीजिएगा। हम हैं ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।